everyone. How are you guys? I, Ramesh Chandra Agrahari, welcomes you. English competitive classes special for all one-day exams. आज हम रूल्स ऑफ कंजक्शन के रिमेनिंग पार्ट्स की चर्चा करेंगे। फॉर्मली मैंने आपको रूल्स ऑफ कंजक्शंस के 2 वीडियोज मैंने प्रोवाइड कराए और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स पर आज डिस्कशन होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट रूल्स ऑफ कंजक्शन का है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जी ये वीडियो आपके लिए है। आप मैटर को नोट भी कर सकते हैं। जी हमारा रूल फर्स्ट है। ये सेंटेंस देख रहे हैं, यहां पर मेंशन है नो सूनर शी विजिटेड मी शी असेम्ड, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका बेगिनिंग नो सूनर से होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो याद रहे, ऐसे सेंटेंस जो नो सूनर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नो सूनर से स्टार्ट होने वाले क्लॉज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में होता है। मैंने बताया नो सूनर से स्टार्ट होने वाले क्लॉज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से शुरू होता है और उसके बाद आप दोनों क्लॉजेस के बीच में जो ये कॉमा होता है, यहां पर आप देन का प्रयोग करते हैं, रिमेनिंग क्लॉज को आप कॉपी कर देते हैं। कैसे देखते हैं, आप देख रहे हैं नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग फर्स्ट क्लॉज अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस then in place of given comma plus second clause। और आप यदि इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो आप दिए गए सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉलो दिस फार्मूला इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस। एज करेक्ट सेंटेंस इज आल्सो बिगिंस विद नो सूनर, नो सूनर। After then, helping verb. For using helping verb, one must identify the tense of this clause. चूंकि हमें helping verb लगाना है तो helping verb कौन सा लगा दें, इसके लिए आपको फर्स्ट क्लॉज का टेंस आइडेंटिफाई करना होगा। यहां पर किसी helping verb का यूज नहीं हुआ है। और याद रहे, जब भी कोई सेंटेंस विदाउट helping verb आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। किसी भी सेंटेंस में जब किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो वह 2 टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या फिर पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो निश्चित तौर पर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा क्या? डिड। आफ्टर देन रिमेनिंग क्लॉज को कॉपी करना होगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा शी। अब आपको जानना चाहिए या जानते होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं शी विजिट मी। आफ्टर देन ये फार्मूला कहता है देन इन प्लेस ऑफ कॉमा, जहां पर ये कॉमा दिया है आप यहां पर देन का प्रयोग करेंगे। लास्ट दिया है क्लॉज, जो भी सेकंड क्लॉज है वो कॉपी हो जाएगा शी ashamed। इस तरीके से आपका ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। No sooner did she visit me than she ashamed। अगर ये रूल आप जानते हैं तो एग्जाम में आए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा किस पार्ट पर एरर है तो आप देख सकते हैं। अपेक्षा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। जी, अब हम इस नेक्स्ट रूल में डिस्कशन करेंगे ऐसे वर्ब्स पर जिनके साथ या जिनके बाद कंजक्शन एस का प्रयोग होता है, और वो वर्ब्स हैं डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, ट्रीट, डिफाइन, रिप्रेजेंट, डिपिक्ट एंड पोर्ट्रे। एक्सेट्रा वर्ब्स के बाद आप कंजक्शन एस का प्रयोग करते हैं। तो यू आर जस्ट वॉचिंग दैट वेयर कनेक्टिव वर्ब एज शुड बी यूज्ड, कहां पर एज का यूज करना चाहिए। तो वो वर्ब हैं डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, ट्रीट, डिफाइन, रिप्रेजेंट, डिपिक्ट एंड पोर्ट्रे। एक्सेट्रा वर्ब्स के बाद यदि किसी कनेक्टिव का प्रयोग होता है, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कनेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो वह एकमात्र एज है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, रंजना रिगार्ड्स मी हर एल्डर ब्रदर। सोचिए ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, और अगर इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट कैसे होगा। सोचने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आप इन वर्ब्स को देखिए। आपको बताया गया है जो यहां पर रिगार्ड आया है ये उन्हीं वर्ब्स में शुमार है जो ऊपर दिखाया गया है। तो यानी कि रिगार्ड्स उन वर्ब्स में है जिनके बाद एस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि रिगार्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद पहले उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर उसके बाद कुछ लगाना है तो इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, और अगर आप इनके बाद एज फिट करते हैं तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में केवल एज ना होने से ये सेंटेंस इनकरेक्ट था, अब आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो चुका है, और करेक्ट सेंटेंस है रंजना रिगार्ड्स मी एज हर एल्डर ब्रदर। तो आपने देखा रिगार्ड्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ही यूज करते हैं जिस भी एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना है। आपको बता दूं ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में यहां तक कि हम एडवर्ब का प्रयोग भी नहीं कर सकते। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में हम किसी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं कर सकते, ना कंजक्शन का, ना रिलेटिव प्रोनाउन का, और ना ही किसी अन्य का। तो आप करेक्ट करने के लिए आपने एज को फिट करने के बाद
क्योंकि बताया गया है कि इन वर्ब्स के बाद एज का प्रयोग हम करते हैं। आपका नेक्स्ट रूल है। अभी आपने जाना तो ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद एज हम लगाते हैं। अगर आपने इतना जाना है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जी आप देख रहे हैं, ये आपको मैंने यहां पर नोट मेंशन किया है। वो वर्ब है थिंक, कंसीडर, कॉल, नेम, अपॉइंट और टर्म एक्सेट्रा वर्ब्स के बाद एज का प्रयोग नहीं करते। एज का प्रयोग आप नहीं करते। अच्छा है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे और बेहतर आपको समझ में आए इसके लिए लेते हैं एक एग्जांपल। जी आप देख रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट को देखिए। यहां पर मेंशन है ही वॉज कॉल्ड एज अ महात्मा। उन्हें महात्मा के रूप में पुकारा जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा लिखते हैं, लेकिन इस रूल को जानने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोग उसे महात्मा के रूप में पुकारते नहीं हैं, महात्मा कहते हैं। यानी कि यहां पर जो मेन वर्ब आया है यह उन वर्ब्स में है जिनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते। इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन जस्ट रिमूव एज and after removing as your sentence will be correct and its correct sentence will be he was called a Mahatma. He was called a Mahatma. This one will be correct sentence and this one was incorrect. Just watch about and look about second example. And second example is Vijendra always considers me as his brother. इसमें कहने का प्रयास हुआ है विजेंद्र हमेशा मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानता है। अपने छोटे भाई जैसा या अपने भाई जैसा मानता है। और यहां पर वर्ब आया है कंसीडर। यह यहां पर आए उन वर्ब्स में है जिनके बाद हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आप देख रहे होंगे नोट्स। तो इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन रिमूव एस फ्रॉम हियर एंड योर करेक्ट सेंटेंस विल बी, और आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ब्रिजेंद्र always considers me his brother. और इसका मतलब आप समझ गए। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट था। अपेक्षा है मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। आप इस एरोड सेंटेंस को देख रहे होंगे जिस पर एरो लगा है। ऐसे सेंटेंस को आप देख रहे होंगे। यहां पर मेंशन है मदर आस्क्ड हर सन दैट व्हाई ही वाज सैड। इस पर यह प्रयास हुआ है कि मां ने अपने बेटे से पूछा कि क्यों वो दुखी था। जरा सोचिए, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या या फिर ये इनकरेक्ट है? और इनकरेक्ट है या करेक्ट है तो क्यों? चलिए मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है इसके लिए हमें जानना होगा इससे रिलेटेड रूल।
और इससे रिलेटेड रूल ये है जी, तो आप देख रहे हैं जहां मैं ये जी, तो आप देख रहे हैं ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। आप ये एनसर्किल वर्ड को देखिए, उस वर्ड को देखिए जिस पर सर्किल लगा है। ये क्या है जी? ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि हम क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं इसे। आप इसे क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। क्यों? अगर ये ऐसे पूरा सेंटेंस आप देखें तो एक बात भी मन में आ सकती है कि किसी सेंटेंस के बीच में आने वाला कोई भी WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता नहीं है। अगर बीच में आया है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन का कार्य करता है। कोई बात नहीं, हम इसे क्वेश्चन वर्ड तो कह ही सकते हैं। सामान्य तौर पर लोगों के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। बीच में आने पर इसका नाम बदल जाता है, ये कंजक्शन हो जाता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और रूल ये है कि किसी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पूर्व कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पूर्व कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा जी। हाँ, आप सही समझे, आपका ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वॉज सेट। अब जो ये बीच में ये WH वर्ड आया है, अब इसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। इसे आप कह सकते हैं इसे आप कह सकते हैं कंजक्शन, या आप इसे कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी WH वर्ड के पूर्व कभी भी कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते। कंजक्शन दैट कभी नहीं आ सकता किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पूर्व। तो आइए चलते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं कि इन 3 लेक्चर्स में, रूल्स ऑफ कंजक्शन के 3 लेक्चर्स में आप कितनी और क्या क्या चीजें समझे। इसका मतलब है मैं आपको रूल्स ऑफ कंजक्शन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। मैं आपको रूल्स ऑफ कंजक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज बताने जाऊं कि उसके पहले आपसे एक आग्रह, यदि आप इस चैनल के वीडियोस जो भी हैं आपको लगता है ये इंग्लिश कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक सीधे अपने नए और नॉलेजफुल वीडियोस पहुंचा सकें। तो जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आप तक नए नए यूजफुल वीडियोस पहुंचाने का। ओके, देन लेट मी चेक योर माइंड मीटर। मैं आपके माइंड मीटर को चेक करता हूं कि कितना आपने इन रूल्स ऑफ कंजक्शन में समझा, कितना जाना, कितना एडॉप्ट किया फैक्टर्स को। जी, तो इसी क्रम में हम चलते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ये देखना है करेक्ट है क्या, और करेक्ट नहीं है तो कैसे करेक्ट होंगे, रीजन क्या है जिसके कारण ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो जी आप देख रहे हैं, scarcely Pramod had entered the village. Scarcely Pramod had entered the village, then a snake bit him. प्रमोद गांव में प्रवेश ही किया था कि सांप ने उसे डस लिया, सांप ने उसे काट लिया, बिट हिम। देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? जी आपको बताया गया था when a sentence begins with scarcely or hardly, then first sentence will be in past perfect and second sentence will be in past indefinite. वो तो है, but after that I will tell you that with scarcely or hardly when should be used, not then. हम स्कार्सली या हार्डली के बाद वाले क्लॉज में आप देन का प्रयोग नहीं करते, आप प्रयोग करते हैं व्हेन का। और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। स्कार्सली प्रमोद हैड एंटर्ड द विलेज व्हेन अ स्नेक बिट हिम। तो आपने देखा हार्डली व स्कार्सली के बाद प्रयुक्त क्लॉज में व्हेन का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। जरा याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, जरा सोचिए। मैंने आपको बताया था कि लेस्ट के बाद, क्योंकि लेस्ट का मीनिंग ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट का मीनिंग क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि। ये स्वयं नेगेटिव सेंस है तो पहली बात हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसके बाद वाले क्लॉज में नॉट लगाने की जरूरत क्या है। और याद करिए मैंने आपको बताया था लेस्ट के बाद आप शुड का यूज करते हैं, किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब का नहीं। कंप्लीट हो गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, मृदुला वॉश्ड नीदर फेस और हिज हैंड्स। ये भी इनकरेक्ट है क्या? सोचिए, मैंने कल आपको बताया था कि कुछ कंजक्शंस पेयर में यूज होते हैं। वो कंजक्शंस आपको बताया गया था ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मैंने कहा नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। नीदर आया है तो यहां पर नॉर होगा और नहीं। इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन यूज एम बिफोर ओआर, इट मींस इट बिकेम नॉर। नीदर के साथ आप नॉर का प्रयोग करते हैं और का नहीं। आपका नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है although he worked hard he could not succeed
यद्यपि उसने परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जरा सोचिए, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था इसमें। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आल्दो के बाद लगने वाला कनेक्टिव येट होगा, बट नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, आल्दो के साथ कभी बट नहीं आता, बल्कि आल्दो के साथ येट का प्रयोग करना चाहिए बट के स्थान पर। हां, मैंने आपको यह भी बताया था कि आप चाहें तो येट की जगह आप कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बट कभी नहीं लगाते। बट के स्थान पर येट का प्रयोग करिए या फिर येट के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करिए, लेकिन बट कभी नहीं होगा। जी, आप देख रहे हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ, बोथ साकेत एज वेल एज हिज अंकल, साकेत, बोथ साकेत एज वेल एज हिज अंकल केम हियर। जरा याद करिए, स्टार्टिंग में क्या है, ये बोथ है, और इसके साथ कौन सा कंजक्शन आया है, एज वेल एज है। तो क्या ऐसा होता है क्या? मैंने आपको बताया था बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, एज वेल एज या किसी अन्य का नहीं। बोथ के साथ एंड का प्रयोग होगा, एज वेल एज का नहीं। बोथ साकेत एंड हिज अंकल केम हियर। आप नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, सिक्स्थ, हु नोज दैट वाई शी कमिटेड सुसाइड। मतलब ईश्वर ही जानता है कि उसने सुसाइड क्यों किया, मतलब और कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं ना, यार ईश्वर जाने क्या हुआ, तो यहां पर यह मतलब है, कौन जानता है कि उसने सुसाइड क्यों किया, मतलब कोई नहीं जानता, केवल ईश्वर जानता है कि उसने सुसाइड क्यों किया। देखिए यहां पर ये WH वर्ड आया है, और WH वर्ड के पूर्व कभी भी आप कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते। ये WH वर्ड अपने आप में कंजक्शन का कार्य करता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। आप सेवेंथ देख रहे हैं, यहां पर है नॉट ओनली बट आल्सो। मेंशन है यहां पर नॉट ओनली ही इज जीनियस बट आल्सो हिज ब्रदर्स। मैं आपको बता दूं, नॉट ओनली या बट आल्सो के द्वारा दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं। दो नाउन्स कनेक्ट होंगे या दो प्रोनाउंस कनेक्ट होंगे, और कोई एडजेक्टिव या वर्ब नहीं करते। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका करेक्ट हो जाएगा नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर्स। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर्स। फिर यहां पर इज नहीं, ये इसको हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे भाई। ये इज जीनियस है, इसको आप यहां पर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ वर्ब में, कि जब कोई दो नाउन नॉट ओनली या बट आल्सो से कनेक्ट हो, तो उनके बाद जो वर्ब अप्लाई होता है वो बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। नॉट ओनली या बट आल्सो से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों, तो उनके बाद प्रयोग होने वाला जो वर्ब होता है वो बाद में आए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि यहां पर है ब्रदर्स, तो यहां पर इज नहीं आर लगेगा।
हो जाएगा आर, और वो जीनियस इधर कॉपी हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, मैं बता दूं, मैंने बताया कि नॉट ओनली या बट आल्सो से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो अगला प्रोनाउन या अगला वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। लेकिन जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सब से जुड़े हों, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स है, बिसाइड्स और लाइक, इन एडिशन टू से जुड़े हों तो वर्ब फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है, बाद वाले को नहीं। और ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, दिस, इन एडिशन टू से कनेक्ट होंगे तो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई होता है। लेकिन जब नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई करते हैं। अपेक्षा है आप मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, आज के वीडियो के स्टार्टिंग में हमने शुरू से किया था। देखिए ये सेंटेंस सही है क्या? नो सूनर, मैं बात कर रहा हूं एट की, नो सूनर हिज नेम कार्ड देन ही स्टूड अप। मतलब उसका नाम जैसे ही पुकारा गया वो खड़ा हो गया। और आप जरा याद करिए, मैंने बताया है नो सूनर के बाद जो भी क्लॉज होता है उसे हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए इस क्लॉज का टेंस पहचानते हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, यानी नो सूनर के बाद। करेक्ट हो जाएगा नो सूनर डिड, फिर यहां पर हो जाएगा हिज नेम, फिर हो जाएगा कार्ड, और याद है देन कॉपी नहीं करिएगा। नो सूनर के बाद आप देन नहीं, आप देन का प्रयोग करते हैं, ये इनकरेक्ट है। आप इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। आप सेंटेंस समझ चुके होंगे, आप देख रहे हैं। नो सूनर डिड हिज नेम कॉल देन ही स्टूड अप। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 9th की हम बात कर रहे हैं। जस्टिस एज वेल एज मर्सी डिमांड इट। जरा याद किए, मैंने अभी अभी बताया कि जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू से जुड़े होंगे तो जो वर्ब अप्लाई होता है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट नाउन है मर्सी। मर्सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। और जरा इसका टेंस पहचानिए, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है जी? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे जाना? क्योंकि हमने बताया जब भी किसी सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होती तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप वर्ब में एस या एस लगाएंगे। इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन ऐड एस इन डिमांड। कंप्लीट हो जाएगा जस्टिस एज वेल एज मर्सी डिमांड्स इट। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं आज का, जरा सोचिए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब इसमें कहने का प्रयास हुआ जब तक आप परिश्रम नहीं
करते, यू विल फेल, आप असफल रहेंगे, आप असफल हो जाएंगे। तो जरा याद करिए, रूल्स ऑफ कंजक्शंस के रूल्स में मैंने आपको बताया है, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल, ये दोनों निगेटिव सेंस रखते हैं। इनका मतलब जब तक नहीं या तब तक नहीं होता है। क्योंकि ये निगेटिव सेंस रखते हैं तो इसके बाद नॉट को लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, नॉट नहीं लगेगा। तो क्या विचार करें, डू लगेगा क्या? ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में डू और डस का प्रयोग भी नहीं होता, यानी कि यहां से डू भी हट जाएगा। तो कंप्लीट क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आपको इस वीडियो में बताया गया मैटर कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और अगर आप को इस वीडियोस के मैटर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसे ही नए नए वीडियोस पहुंचाते रहे समय से। थैंक यू।